बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस। पी के हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स के ऊपर। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स काम कैसे करते हैं, किस एग्जाम के होते हैं, इसके अलावा आजकल क्यों बहुत ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर मौजूद है, और पाकिस्तान के अपने फतेह 1 और फतेह 2 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स के ऊपर भी बात करूंगा। इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल कर डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स के ऊपर। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं गाइडेड और एक होते हैं अनगाइडेड। जो गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है, फायरिंग पैरामीटर्स आसान होते हैं, उनका जो मैकेनिज्म होता है फायरिंग करने का बेसिकली वो आसान होता है, और इसके अलावा निस्बतन ये जदीद हैं तो ज़रा ज़्यादा अच्छे समझ जाते हैं। इसके अलावा जो अनगाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स होते हैं उनके जो फायरिंग पैरामीटर्स हैं वो निस्बतन थोड़े मुश्किल हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, इतने प्रिसाइज नहीं समझ जाते हैं। इसकी वजह क्या है आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग और ये मेड किस तरीके से है। बेसिकली होता ये है, गाइडेड और अनगाइडेड दोनों के जो लॉन्चर्स है वो किसी भी ट्रक के ऊपर बेस किए जाते हैं। अब ये यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रक जो है वो कितना वेट कैरी कर सकता है, उसी हिसाब से जो है रॉकेट उसके ऊपर लगाए जाते हैं, वो गाइडेड हो या अनगाइडेड हो। और यहाँ पर एक और चीज भी वेरी करती है कि आपके ट्रक के ऊपर जो रॉकेट लगाए जा रहे हैं आया वो सिंगल पल्स मोटर वाले हैं या डुअल पल्स मोटर वाले हैं। जो सिंगल पल्स पर मोटर वाले होते हैं उनकी रेंज थोड़ी कम होती है, लेकिन वो वेट के अंदर भी हल्के होते हैं, छोटे रॉकेट्स होते हैं। लेकिन जो डुअल पल्स वाले रॉकेट्स होते हैं उनका वेट ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर फ्यूल ज्यादा होता है, उनकी रेंज ज्यादा होती है, तो वो निस्बतन बड़े रॉकेट्स होते हैं, इसीलिए वो एक ट्रक के ऊपर कम लगाए जाते हैं, और जो दूसरे छोटे रॉकेट्स होते हैं वो किसी भी ट्रक के ऊपर ज्यादा लगाए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ट्रक की वेट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और आपका जो रॉकेट है उसका वेट कितना है। तो किसी भी ट्रक के ऊपर बेसिकली गाइडेड और अनगाइडेड दोनों रॉकेट्स लगा दिए जाते हैं। अनगाइडेड जो है वो 30 से 40 की तादाद में फायर किए जाते हैं, ज्यादातर लगाए जाते हैं एक ट्रक के ऊपर। और जो गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं वो भी बड़े होते हैं, उसके अंदर थोड़े सेंसर्स वगैरह भी ज्यादा होते हैं, तो वो बेसिकली 8, 10 या 12 के नंबर में किसी ट्रक के ऊपर माउंट किए जाते हैं, इससे ज्यादा मैंने नहीं देखे। अब यहाँ पर इनको ट्रक के ऊपर ही क्यों माउंट किया जाता है, इसको लैंड बेस के ऊपर आप क्यों नहीं लगा सकते? जब भी ये सिस्टम लगाए जाते हैं तो ये बेसिकली लैंड के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी मौजूद होती है। लेकिन जब ये फायर करते हैं ना तो एडवर्सरी जो होता है वो जब रडार के जरिए स्कैनिंग करता है तो उसके पास लोकेशन आ जाती है फायरिंग की। तो ऐसी सिचुएशन में जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स होते हैं वो फायर करने के बाद फौरन वहां से स्कूट करते हैं। ये शूट एंड स्कूट की जो कैपेबिलिटी होती है वो इनके अंदर मौजूद होती है। तो इससे क्या होता है, जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं इनकी अपनी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाती है, जो क्रू उनको ऑपरेट कर रहा है तो उसकी सर्वाइवेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और ओवरऑल इनको हिट करने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रेयर हो जाते हैं एडवर्सरी की तरफ से। तो इस वजह से जो है इनको ट्रक के ऊपर माउंट किया जाता है ताकि इनको एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से कैरी भी किया जा सके, जो क्रू है उसकी भी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ सके, और इसके अलावा सिस्टम की जो अपनी सर्वाइवेबिलिटी है वो भी बढ़ सके। क्योंकि अगर सिस्टम ही नहीं जिंदा बचेगा तो फिर आप उसके ऊपर मौजूद फायर पावर जो रॉकेट्स उसके ऊपर मौजूद हैं वो कैसे फायर करेंगे। तो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए बेसिकली ये सिस्टम जो है ट्रक के ऊपर रिमोट करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। पुराने जो बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स होते थे, हैवी जीप्स के ऊपर भी इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन वो अनगार्डेड सिस्टम थे और उनकी 40-50 किलोमीटर के आसपास रेंज होती थी, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ऑब्सोलीट हो चुके हैं और उनको आप कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो डेफिनेटली आजकल ये सारे ट्रक माउंटेड ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं गाइडेड और अनगाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स के ऊपर। गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स जो हैं वो बेसिकली एक्यूरेटली और प्रिसाइजली अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखते हैं। उसके पीछे बुनियादी फर्क क्या है, और जो अनगाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं वो क्यों अपने टारगेट को मिस कर जाते हैं, या उनके जो अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत है या एक्यूरेसी जिसको आप बोलते हैं वो कम समझ जाती है। देखिए यहाँ पर बुनियादी फर्क जो है वो नेविगेशन का आता है। अनगाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स है, पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपने उसको फायर करना है ना तो आपका जो ह्यूमन बीइंग है या जो अनगाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का ऑपरेटर है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। किस तरीके से? सबसे पहले उसने टारगेट को देखना है। मिसाल के तौर पर आपका जो रॉकेट है उसकी रेंज है 100 किलोमीटर, और आपका जो ऑपरेटर है जिसने उसको फायर करना है उसको जो टारगेट दिया गया है वो 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर या 85 किलोमीटर के ऊपर वाक़ है। तो सबसे पहले वो कैलकुलेशंस करेगा कि हमने किस ट्रेजेक्टरी के ऊपर इस टारगेट को फायर करना है। मिसाल के तौर पर एक 85 किलोमीटर का टारगेट है तो पहले वो मैयर करेगा कि भाई हमने इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को किस तरीके से स्टीयर करना है कि ये उसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ जाके जो है वो
वो एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट करे, तो सबसे पहले तो मैनुअली बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, और ह्यूमन है, आपको पता है कि फिर कैलकुलेशंस के अंदर एरर आ भी जाता है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले जो है वो टारगेट मिस करने के अंदर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर जो चीज है वो ये होती है कि आपने ट्रेजेक्टरी सेट कर दी, अब आपने टारगेट की तरफ अपने जो लॉन्चर्स हैं उसको स्टीयर करना है, एक्यूरेटली देखना है कि आपका टारगेट किस तरफ है, लॉन्चर्स का मुंह उस तरफ मोड़ना है, और उसके बाद आपने रॉकेट को फायर करना है। आपने जब फायर कर दिए रॉकेट्स, तो फिर उसके अंदर 60-40 का जो रेशो है वो मौजूद होता है। 60% चांसेस होते हैं कि आपके जो मल्टीपल रॉकेट्स होते हैं वो अपने टारगेट को हिट कर जाएंगे, और 40% चांसेस होते हैं कि मिस कर जाएंगे। उसके पीछे वजह यह है कि ये फायर एंड फॉरगेट है, किसी किस्म का गाइडेंस सिस्टम नहीं है, वारहेड मनूवर नहीं कर सकता, एक ही बार मारा वो सीधा जाके अपने टारगेट के ऊपर हिट करेगा। इस वजह से जो अनगाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं उनको टारगेट को मिस करने की थोड़ी सी चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके बरक्स अगर आप गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स को देखेंगे तो गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो है वो बेसिकली ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज इस वजह से समझे जाते हैं क्योंकि जो रॉकेट गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की तरफ से फायर किए जाते हैं उनके अंदर बेसिकली सीकर मौजूद होता है उसके वारहेड के अंदर, और उनका जो वारहेड है वो टारगेट के अकॉर्डिंग मनूवर कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपने सबसे पहले जब फायर करना है इसको, तो आपको किसी किस्म की ट्रेजेक्टरी को मेजर करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 150, 200, 250 किलोमीटर का मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, आपने उससे फायर करना है रॉकेट को, जो उसके अंदर आपने टारगेट फीड किया होगा वो ऑटोमेटिकली मनूवर करते हुए अपने टारगेट को लॉक करके अपनी नेविगेशन सिस्टम को यूज करते हुए टारगेट को हिट करेगा। और अगर रास्ते में उसको पता लगता है कि कहीं पर ऑब्स्टेकल है कि मुझे मनूवर करना है किसी तरीके से अपने टारगेट को बेहतर तरीके से हिट करने के लिए, तो जो वारहेड है वो अपने हिसाब से मनूवर करता रहेगा। अब यहाँ पर ये जो मनूवर्स है ये कैसे पॉसिबल है? देखिए यहाँ पर जो गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स होते हैं ना, इनके सीकर्स के अंदर जो है वो बेसिकली नेविगेशन सिस्टम मौजूद होता है। आपने टारगेट लॉन्च करने से पहले इसके अंदर फीड किया, जो बेसिकली सीकर के अंदर नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। दो नेविगेशन सिस्टम होते हैं, एक होते हैं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और एक होता है सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, मेन नेविगेशन सिस्टम जिसको आप बोलते हैं। होता ये है कि टारगेट आपने फीड कर दिया वो 80, 90, 100, 110, 120 किलोमीटर की रेंज के ऊपर कहीं पर भी मौजूद है। नेविगेशन से मदद लेते हुए ये बेसिकली टारगेट के ऊपर स्टीयर होगा और एक्यूरेटली अपने टारगेट के ऊपर जाके हिट कर जाएगा जहां पर भी वो लोकेटेड होगा। लेकिन फर्ज करें किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम उस जगह पे एनिमी ने लगाया हुआ है, वहां पर हो जाता है मेन नेविगेशन सिस्टम फेल्ड, सैटेलाइट से जो हमारा वारहेड है उसका जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है। यहाँ पर काम करता है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम बेसिकली क्या करता है, अपनी कमांड स्टेशन या जहां पर से इसको फायर किया जा रहा होता है वहां पर से जब इसके ऊपर टारगेट फीड किया होता है वो नेविगेशन के अंदर फीड हुआ होता है। तो ये बेसिकली अपनी उस इनर्शियल नेविगेशन को नोटिस करता है, इसके अंदर किसी भी किस्म की एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली अपनी मेजरिंग्स जो है उसको कैलकुलेट करता रहता है और एक्यूरेटली अपने टारगेट के ऊपर हिट कर जाता है। ये उस वक्त में काम करता है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम बेसिकली जब आपका मेन जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम जो है काम करना छोड़ जाता है। अब यहाँ पर मैंने जीपीएस का जिक्र कर दिया। अमेरिकन सिस्टम होगा जैसे हाई मार्स है तो बेसिकली जीपीएस का यूज करेगा, पाकिस्तानी सिस्टम है तो वो या तो चाइनीज यूज करेगा बेडू नेविगेशन सिस्टम, या फिर वो अमेरिकन जीपीएस सिस्टम यूज करेगा नेविगेशन सिस्टम। इसके अलावा अगर चाइनीज इक्विपमेंट है वो बेडू यूज करेगा, यूरोप की अपनी गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम है और इसी तरीके से रशिया की अपनी है। तो जिस ओरिजिन का वो बेसिकली हथियार है या वेपन है वो अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखेगा अपने नेविगेशन सिस्टम को यूज करते हुए। आई होप कि यहाँ पर आपको गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो क्यों इतने एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट करते हैं उसकी वजह भी समझ आई होगी, और अनगाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम इतने एक्यूरेट क्यों नहीं समझे जाते या ओल्ड डेटेड टेक्नोलॉजी क्यों है उसका भी आपको पता लग गया होगा। व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं फतेह 1 और फतेह 2 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स के ऊपर। फतेह 1 और फतेह 2 दोनों गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं। अगर फतेह 1 की बात की जाए तो ये एक्टिवली पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की सर्विस में है और पाकिस्तान की वॉर डॉक्ट्राइन का एक प्राइम हिस्सा भी है। इसके अलावा अगर बात करें फतेह 2 की तो फतेह 2 जो है वो अभी टेस्टिंग फेजेस के अंदर है और ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब इसका एक सक्सेसफुल टेस्ट किया जाएगा या कब इसको मंजर आम पर लाया जाएगा। वक्त के साथ साथ ही हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर बात करें फतेह 1 की रेंज के ऊपर तो फतेह 1 की जो रेंज है वो 140 किलोमीटर के आसपास क्लेम की जाती है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की तरफ से। इसके अलावा कुछ जरीदे जो है वो उसकी 150 किलोमीटर की रेंज भी बताते हैं। अब ये एक्यूरेटली हमारी आर्म फोर्सेस को ही पता होगा कि इसकी रेंज कितनी है। इसके बाद बात करते हैं इसके रॉकेट की, तो ये बेसिकली सिंगल पल्स रॉकेट मोटर इस्तेमाल करता है जो इसके अंदर रॉकेट मौजूद है। गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है तो डेफिनेटली इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन और मेन नेविगेशन सिस्टम जिसको आप सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम कहते हैं दोनों मौजूद हैं। ज्यादा एक्यूरेटली ज्यादा प्रिसाइजली अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत मौजूद है इसके अंदर। जिस तरीके से मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि गाइडेड और अनगाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम में बुनियादी फर्क क्या है उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर बात करते हैं फतेह 2 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के ऊपर। ये बेसिकली अभी टेस्टिंग के अंदर है। कहा जाता है इसकी रेंज जो है वो 250 से 300 किलोमीटर के आसपास होगी जो कि सेंस भी बनाती है। उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करेगी। ये भी बेसिकली गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है और फ्यूचर के अंदर हम इसका सक्सेसफुल टेस्ट देख सकते हैं। अब कब मंजर आम पे आता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये बेसिकली फतेह 1 और फतेह 2 रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स की कुछ डिटेल्स हैं जो कि डोमेन के अंदर मौजूद है जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा एक बड़ा जबरदस्त और इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बाद मैं अपनी वीडियो को रोल ओवर
कवर करना चाहूँगा। अक्सर औकात वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में मुझे देखने को मिलता है पाकिस्तान जो है टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल करता है, उसकी भी 70-80 किलोमीटर रेंज है। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो ये फतेह 1 और फतेह 2 गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो है आपके पास आती है वो होती है कॉस्ट। अगर आप टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को इस्तेमाल करें या आप क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल करें या आप किसी भी एयर लॉन्च वेपन को इस्तेमाल करें, उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है एक तो वो जाहिर सी बात है वो किसी भी रॉकेट से ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, ये 110% श्योर बात है। इसके अलावा अगर एयर लॉन्च वेपन होगा उसके लिए आपको कोई ना कोई जहाज उड़ाना पड़ेगा। अगर छोटे से छोटा जहाज की भी बात की जाए तो उसकी जो पर फ्लाइट कॉस्ट है वो आपको $7,000 या $8,000 के आसपास पड़ती है। अगर हम JF-17 थंडर सिंगल इंजन फाइटर जेट की बात भी करें तो उसका भी इतना एक एक्सपेंस रहता है। एक वेपन को फायर करने के लिए आप जहाज उड़ाएंगे तो उसको आप देख सकते हैं उसका आपको कितना ज्यादा एक्सपेंस पड़ेगा। सेकंड नंबर के ऊपर जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो महंगे होते हैं। दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान की जो डॉक्ट्राइन होती है वॉर डॉक्ट्राइन, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वॉर के अंदर जो असला है ना वो बड़ी तेजी से इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने कुछ छोटा से छोटा एरिया भी काउंटर करना है उसके लिए भी आपको बैलिस्टिक मिसाइल फायर करना पड़ेगा, क्रूज मिसाइल फायर करना पड़ेगा। और आपके पास अगर ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन मौजूद होंगे तो आप छोटे से छोटे एरिया के ऊपर जो है ये रॉकेट मार के उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके पीछे एक मेन रीजन है कि क्यों जो है रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स बनाए जाते हैं। और इसके इफेक्टिव यूजेस जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स की बैटरीज के खिलाफ बड़े जबरदस्त निकल के आते हैं। ये रशिया और यूक्रेन वॉर ने जो है इस चीज को प्रूव कर दिया है। इसके अलावा इन्फेंट्री के जो कॉलम्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए बड़े जबरदस्त वेपन साबित होते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स या टैंक्स या आर्मर के अंदर जो है अगर आपने रॉकेट्स पेनिट्रेट करने हैं तो इनके अंदर अच्छी खासे वॉरहेड मौजूद होते हैं जो कि किसी भी आर्मर को अगर मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं करता है तो आप कह सकते हैं कि जंग के अंदर नाकारा जरूर बना देते हैं। तो ये इसके पीछे बनाने की बेसिकली वजह है कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हैं और दूसरी बात आपको अपने हाई वैल्यू एसेट्स को जो है वो यूज नहीं करना पड़ता। वो उसके अंदर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स आ जाते हैं या आप कह सकते हैं कि कोई भी किस्म के क्रूज मिसाइल आते हैं, एयर लॉन्च वेपन्स आते हैं, वो आपके पास सेफ मौजूद होते हैं और ये आप ज्यादा नंबर के अंदर एडवर्सरी के ऊपर फायर करके उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी कर सकते हैं और कम प्राइस के अंदर भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये आपके पास ज्यादा नंबर के अंदर अवेलेबल होते हैं। मैं अगर अब फतेह 1 की बात करूं तो ये किसी भी ट्रक लॉन्चर के ऊपर बेसिकली 8 की तादाद में पड़े होते हैं एक ट्रक के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि अगर 10-12 ट्रक जाएंगे कहीं पर एग्जैक्टली फायर करना होगा आपने तो 10-12 के ऊपर जो है वो कितने ज्यादा वेपन्स लगे होंगे अगर 8 एक के ऊपर लगे हैं। और आप एक ही टाइम के ऊपर अगर अच्छे खासे एरिया को तबाह करना चाहते हैं जो कि इसकी रेंज यानी 200, 250, 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज के अंदर आएगा तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से तबाही फैला सकते हैं और ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज भी होते हैं। तो ये बेसिकली इन मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स को बनाने की अहम वजह है। व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ इस तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।